हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका स्वागत करता हूं स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज की क्लास में जो अपन टॉपिक लेने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने नाम सुना होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक हैं जीन पियाजे। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। आज के अपने टॉपिक का नाम क्या हो गया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर अपन बात करें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की, तो देखो स्टूडेंट्स, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? जीन पियाजे इसके प्रवर्तक हैं। संज्ञानात्मक विकास होता क्या है? इसमें आपके मेंटल प्रोसेस, आपके मानसिक प्रक्रिया, आपके चिंतन करने की प्रक्रिया, तर्क वितर्क करने की प्रक्रिया, खोज या अन्वेषण करने की प्रक्रिया और समस्या समाधान की प्रक्रिया को इंक्लूड इसमें किया जाता है। तो सीधे सीधे तौर पे अपन बात करें तो संज्ञानात्मक विकास का संबंध किससे होता है? आपके थॉट प्रोसेस से होता है कि कैसे आप सोच विचार कर जो है किसी तर्क वितर्क का प्रयोग करते हुए किसी समस्या का सिद्धांत जो समाधान है जो आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हो गए स्टूडेंट्स? जीन पियाजे। प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? स्विट्जरलैंड के। अब यहां पर सबसे पहली बात यह आती है कि जीन पियाजे ने बताया है कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो अवस्थाओं में होता है। इन्होंने इसको स्टेजेस में डिवाइड किया है और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? 4 अवस्थाएं बताई है, जिनका एक निश्चित एज ग्रुप है। और उन 4 जो अवस्थाएं हैं उनमें अलग अलग उनकी विशेषताएं हैं, जहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। और इन्होंने कुछ शब्दावली यूज की है, कुछ टर्म्स यूज की है, वहां से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइएगा सबसे पहले बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास चिंतन की प्रक्रिया पर बल देता है। चिंतन की प्रक्रिया पर बल देता है, यानी इसमें किसको इंक्लूड किया जाता है? थॉट प्रोसेस को। किसको इंक्लूड किया जाता है? थॉट प्रोसेस, कि आपके विचार करने की प्रक्रिया कैसी है, किस प्रकार से जो है आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज करके किसी पर्टिकुलर समस्या का आप समाधान करते हो। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में और कौन सी चीजें आ जाएगी? तर्क वितर्क करना। लिख देता हूं, संज्ञानात्मक विकास में, संज्ञानात्मक विकास में सोचना, विचार करना, सोचना, विचार करना, तर्क वितर्क करना, तर्क वितर्क करना इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें आपके थॉट प्रोसेस को तर्क वितर्क करने को शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब जीन पियाजे की जो विचारधारा है, जीन पियाजे बाल केंद्रित शिक्षा पे बल देते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, वो व्यक्तिगत तौर पे ज्ञान का निर्माण करता है। और यहाँ पर एक बच्चे की जो भूमिका होती है वो मात्र मार्गदर्शक की, एक सहयोगी की होती है। यानी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, जिसे इन्होंने क्या कहा है? अंतःक्रियावादी विचारधारा कहा है, इंट्रिंसिक पॉइंट ऑफ व्यू। यानी बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है और ये अंतःक्रियावादी विचारधारा, अंतःक्रियावादी विचारधारा जानते हो ना? बच्चा अकेले ही अपने मानसिक प्रक्रिया के द्वारा क्या करता है? किसी कंसेप्ट का निर्माण करता है। तो मैं लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाल के लिख रहा हूं, देखिएगा। जीन पियाजे ने अंतःक्रियावादी विचारधारा दी।
अंतः क्रियावादी विचारधारा दी। ठीक है, अंतः क्रियावादी विचारधारा दी जिसके अनुसार बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अपने ज्ञान का निर्माण क्या करता है? स्वयं करता है। और स्वयं करता है यानी अपने चिंतन तर्क का यूज कर रहा है, यानी कैसी विचारधारा हो गई? अंतः क्रियावादी विचारधारा ये यहां पर हो गई। तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने एक पॉइंट और बताया कि बच्चे के सीखने में वातावरण की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना, तो बच्चा वातावरण से भी इंटरैक्ट करता है। लिख देता हूं मैं, देखिएगा दूसरा पॉइंट, बच्चे के सीखने में वातावरण की भूमिका, बच्चे के सीखने में वातावरण की भूमिका होती है। यानी एनवायरनमेंट जो है वो भी बच्चे को जो है बच्चे के सीखने को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर अपन आते हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 4 अवस्थाएं बताई। संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा। एक 0 से 2 संवेदी या पेशीय अवस्था, दूसरा 2 से 7 प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एक 7 से 12 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक जो है 12 वर्ष के बाद जिसे औपचारिक चिंतन की अवस्था इन्होंने कहा। तो लिख देते हैं, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा। कितनी अवस्थाओं में बांटा? 4 अवस्थाओं में बांटा। अब वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है, आइएगा अपन इसकी चर्चा यहां पर कर लेते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास को इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांट दिया। पहली अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था है, इसका एज ग्रुप क्या है? 0 से 2 वर्ष। इसका एज ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स? 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष की जो आयु होती है उसको इन्होंने क्या नाम दिया? संवेदी पेशीय अवस्था नाम दिया। दूसरी अवस्था जो इन्होंने बताई वो आपके कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे अपन बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या कहते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज, अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसका एज ग्रुप इन्होंने बताया 2 से 7 वर्ष। तो ऐसा मिलान करने का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 4 अवस्थाएं और इधर एज ग्रुप दे दिया, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, आपका ध्यान वहां पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा इन्होंने बताया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी मूर्त को अपन बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्क्रीट। ठीक है, और ये स्टेज इन्होंने बताई कितने वर्ष? 7 से 12 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट्स, और चौथी अवस्था इन्होंने बताई औपचारिक चिंतन की अवस्था। औपचारिक चिंतन की अवस्था, या इसको इन्होंने अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा है। स्टेज ऑफ औपचारिक चिंतन, फॉर्मल थिंकिंग, औपचारिक चिंतन की अवस्था। और ये अवस्था जो है ये कब प्रारंभ होती है? 12 वर्ष के बाद। यानी 12 वर्ष के बाद जो है बच्चे के अंदर मूर्त चिंतन के साथ साथ जब अमूर्त चिंतन का गुण भी पाया जाता है, यानी उस चिंतन को अपन तार्किक चिंतन कहते हैं। बच्चा हर एक श्रेणी पे, हर एक कैटेगरी में जो है तर्क संगत जो है जवाब देकर उस समस्या का समाधान कर लेता है। अर्थात मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन जब विकसित हो जाएंगे, यानी चिंतन में क्या आ जाती है? औपचारिकता यहां पर आ जाती है। आइएगा अब अपन यहां पर बात करते हैं अलग अलग अवस्था की जो है अलग अलग विशेषताएं यहां पर क्या है। तो अपन सबसे पहली अवस्था लेते हैं संवेदी पेशीय या गामक अवस्था। तो पहली अवस्था का नाम क्या है स्टूडेंट्स?
संवेदी, पेशीय या गामक अवस्था। संवेदी, पेशीय या गामक अवस्था, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेंसरी और मोटर स्टेज। क्या बोलते हैं, सेंसरी और मोटर स्टेज अपने को बोलते हैं अपन इसको। एज ग्रुप मैंने आपको बताया था 0 से 2 वर्ष। ठीक है, तो इस अवस्था की विशेषता क्या होती है स्टूडेंट्स, देखिएगा। इसकी अगर अपन विशेषता की बात करें तो यहां पर 2 चीजें आती है। पहला तो इस अवस्था के दौरान बच्चा जो है अपनी सेंसेस के माध्यम से सीखता है। सेंसेस यानी ज्ञानेंद्रियां, अर्थात देखकर, सुनकर, सूंघकर, है ना, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, आपको पता है ना। स्किन, आपकी त्वचा जो है टच से अनुभव करके, है ना। तो बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कौन सी अवस्था में, देखो नाम से ही पता चल रहा है, संवेदी, संवेदनाएं, सेंसेशन, यानी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से यहां बच्चा सीखेगा, है ना। तो लिख देता हूं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियों, या इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंद्रियों भी बोलते हैं, इंद्रियों के द्वारा सीखना। ठीक है, फिर इसके बाद में जो है स्टूडेंट्स, दूसरी चीज जो है यहां बहुत ही महत्वपूर्ण आती है। मैं पहले उसे वेरी इंपॉर्टेंट कर देता हूं। देखो, आयु ग्रुप है यहां पर 0 से 2 वर्ष। एज ग्रुप क्या है स्टूडेंट्स, 0 से 2 वर्ष है। तो यहां पर जब एक छोटे बच्चे को आप कोई चीज दिखाते हो, वो चीज जब तक उसकी नजरों के सामने है तब तक वो जो है स्थायी है। जैसे ही आपने उसकी नजरों के सामने से वो चीज हटाई, वो क्या हो जाती है, अदृश्य हो जाती है, गायब हो जाती है। अपन छोटे बच्चे को समझाते हैं ना, कोई चीज दिखाई और फिर कहते हैं कि बच्चा जिद कर लेता है, तो अपन कहते हैं ओले इन्हें तो भालू ले गयो, है ना, ऐसा अपन कर लेते हैं। तो उसमें वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। लेकिन एक स्टेज आती है जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, जब बच्चा 18 महीने का हो जाता है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। आपने कोई चीज बच्चे को दिखाई और आपने फिर उसको छिपा ली। अब बच्चा जो है वो चीज उस बच्चे के माइंड से ओझल नहीं होगी, गायब नहीं होगी। बच्चा उस चीज को ढूंढने की कोशिश करेगा, है ना। तो अब भालू लेगियो वाला कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं चलेगा। बच्चा आपके द्वारा छिपाई हुई चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, यानी उसमें वस्तु स्थायित्व का भाव जो है जागृत हो चुका है। तो वस्तु स्थायित्व का भाव कौन सी अवस्था में पाया जाता है, 0 से 2 वर्ष, जिसे क्या बोलते हैं, संवेदी, पेशीय या गामक अवस्था। लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये डेवलप कब होता है, जब बच्चे की उम्र 1.5 साल हो जाती है। 18 महीने के बच्चे में क्या पाया जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण, ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। ओके गाइज, और ये कब डेवलप होता है, यह है 18 माह के बाद विकसित होता है, यानी बच्चा 1.5 साल का हो जाता है ना। यहां पर बच्चा करेगा क्या, वस्तु स्थायित्व के अंतर्गत बच्चा छिपाई हुई वस्तु को, बच्चा छिपाई हुई वस्तु को, छिपाई हुई वस्तु को ढूंढने की कोशिश करता है। क्या करता है, ढूंढने की कोशिश करता है। ओके स्टूडेंट्स, बच्चा छिपाई हुई वस्तु को ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था जीन पियाजे के द्वारा बताई गई अवस्था, जिसका नाम था संवेदी या पेशीय अवस्था। अब अपन आते दूसरी अवस्था पे, जिसे अपन बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष होती है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसकी विशेषताओं से क्वेश्चन आता है। जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। एक एक चीज में आपको बारीकी से, बहुत डिटेल में, प्यारे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका जीन पियाजे का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। आइएगा स्टूडेंट्स, देखते हैं दूसरी अवस्था, जिसका नाम क्या है आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अर्थात प्री
ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ओके गाइस, चलो बढ़ते हैं आगे। एज ग्रुप क्या है इसका? एज ग्रुप है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं अपन चर्चा करते हैं। तो इस अवस्था की अगर अपन विशेषताओं की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस अवस्था के दौरान जो है बच्चे में एक तो गुण पाया जाता है अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा अपनी ही जिद पे अड़ा रहता है, उसकी बहुत सारी डिमांड्स होती है और वो हर हाल में अपनी मांगों की पूर्ति करना चाहता है। यदि आप उसकी मांगों की पूर्ति नहीं करते हो तो चीखना, चिल्लाना, पैर पटकना स्टार्ट कर देता है। कैसे? अहम केंद्रिता का मतलब क्या है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आपने धमाल मूवी देखी होगी जिसमें संजय दत्त जो है किसी की कार चुरा कर जो है वो जो गोवा जाता है वहां पर, जहां गार्डन में जो है करोड़ों की संपत्ति छिपाई हुई होती है। तो उस कार के अंदर क्या है ना, जिनकी कार होती है उनका छोटा बच्चा रह जाता है। संजय दत्त किसी से फोन पे बात कर रहा होता है, उसे पता ही नहीं है कि पीछे जो बच्चा बैठा है। संजय दत्त किसी से बोलता है कि जो है वहां करोड़ रुपए हैं और कितने 10 करोड़ रुपए जो है वो गोवा के गार्डन में है, जो मैं वहां पहले पहुंचूंगा और मेरे को मिलेगा। इतने में वो बच्चा पीछे रोना स्टार्ट कर देता है। तो संजय दत्त वो चुप ही नहीं होता, संजय दत्त इरिटेट होकर बोलता है भाई तेरे को क्या चाहिए, 1 करोड़ तुझे दे दूंगा, रोना बंद कर दे। लेकिन बच्चा रोना बंद नहीं करता। तो संजय दत्त राशि बढ़ा था, बोला कि चलो 2 करोड़ दे दूंगा मैं तेरे को, लेकिन फिर भी बच्चा रोना बंद नहीं करता। तो संजय दत्त उससे कहता कि तेरे को क्या चाहिए, तो तुतला के बोलता 10 करोड़। अब आप एक चीज देखो, ये किसका एग्जाम्पल है? ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता। छोटा बच्चा है, 2 से 7 वर्ष के बीच उसकी आयु है, उसे 10 करोड़ अमाउंट कितना वो पता नहीं है, लेकिन बस जिद कर लिए कि उसको क्या चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए। ये होती है आपके अहम केंद्रिता। यानी बच्चा कोई घमंड में नहीं होता है, जो उसके माइंड में आ गई वो उसको पूरा करना। भले आप 10 का नोट देके उसे संतुष्ट कर दो कि ये 10 करोड़ है, उसमें वो खुश हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म वहां पे पाई जाएगी। तो इस अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ईगोसेंट्रिज्म। देखो स्टूडेंट्स, ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो है वो इंग्लिश में पूछी जाती है। किस में पूछी जाती है? इंग्लिश में। अब ये देखो, ये ईगोसेंट्रिज्म है जो है ना, ये क्या है? ईगोसेंट्रिज्म। ओके, अब देखो ये ईगोसेंट्रिज्म क्या इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ऐसा हिंदी में लिख के दे दिया, क्योंकि शब्दावली को ऐसे लिख के दिया जा सकता है। तो ये नाम आपको याद रहना ही चाहिए, केवल अहम केंद्रिता नाम याद करने से काम नहीं चलने वाला। ओके, ऑब्लिक करके मैं इसको लिख देता हूं। हिंदी में अपन ने इसको नाम क्या दे दिया? अहम केंद्रिता। क्या नाम दे दिया? अहम केंद्रिता नाम अपन ने इसको दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये गुण पाया जाता है। दूसरा, इनमें जीववाद का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? जीववाद, जिसे अपन क्या बोलते हैं? एनिमिज्म। क्या बोलते हैं? एनिमिज्म। जीववाद का क्या होता है? बच्चा निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कि वो एक टेडी बियर है, उसके साथ ऐसे ट्रीट करता कि आपके बेटा आप क्या कर रहे थे? मैं टेडी बियर को खाना खिला रहा था, मैं इसे सुला रही थी, ये मेरी बात ही नहीं मान रहा है। यानी वो निर्जीव है। लेकिन एक 2 से 7 वर्ष की उम्र का जो बच्चा उसके साथ कैसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे वो क्या हो? सजीव हो। तो जीववाद, एनिमिज्म का गुण भी किस अवस्था में पाया जाता है? 2 से 7 वर्ष की आयु में पाया जाता है। लिख देता हूं, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। निर्जीव वस्तुओं को क्या करना? सजीव समझना। ओके गाइस, इसके अलावा देखो इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा? रंगों में भेद करना सीख जाएगा, है ना। कलर्स में अंतर जो है स्टार्ट करना प्रारंभ कर देगा। बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ यहां पर कर देगा, है ना। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, रंगों में भेद करना प्रारंभ कर देता है। रंगों में भेद करना प्रारंभ कर देता है। रंगों में भेद करना प्रारंभ कर देता है। फिर देखो इसके साथ साथ एक और गुण पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनउत्क्रमणशीलता। गुण का नाम क्या है? अनउत्क्रमणशीलता। ट्रेट ऑफ इररिवर्सिबिलिटी। यानी एक छोटे बच्चे को आप यदि पूछोगे कि 2 + 2 कितना होता है, वो 4 बता देगा। लेकिन जब आप उसे 4 - 2 करने को कहोगे तो उसे जोर आएगा, है ना। आप उसे 2 × 2 पूछा, उसने 4 बता दिया। लेकिन 4 / 2 आप पूछोगे या 2 / 2 पूछोगे तो वो ये चीज नहीं बता पाएगा। यानी
उल्टा कॉन्सेप्ट उत्क्रम, उत्क्रम का मतलब होता है विपरीत, है ना, तो इसमें अनउत्क्रमणशीलता का गुण पाया जाता है। लिख देता हूं मैं, देखो 2 से 7 वर्ष की उम्र में कौन सा गुण पाया जाता है? अनउत्क्रमणशीलता, अनउत्क्रमणशीलता का गुण पाया जाता है, अनउत्क्रमणशीलता का गुण पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपके कौन सा गुण हो गया? अनउत्क्रमणशीलता का गुण यहां पर हो गया। ठीक है, अब आप देखिएगा यहां पर अनउत्क्रमणशीलता का मतलब क्या होता है? इसे अपन बोलते हैं ट्रेट ऑफ इररिवर्सिबिलिटी, ट्रेट ऑफ इररिवर्सिबिलिटी, यानी बच्चा उल्टे कॉन्सेप्ट को रिवर्स, जो बिल्कुल विपरीत जो चीज होती है ना, 2 + 2 4 होते हैं, 4 - 2 कितने होते हैं, ये गुण बच्चे में नहीं पाया जाता, जिसे क्या बोलते हैं? ट्रेट ऑफ इररिवर्सिबिलिटी अपन कहते हैं। हिंदी में मैं लिख चुका हूं अनउत्क्रमणशीलता, हिंदी में नाम क्या दिया? अनउत्क्रमणशीलता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपके दूसरी अवस्था। फिर आपके आती है तीसरी अवस्था, जिसे बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे में मूर्त चिंतन का प्रारंभ हो जाता है 7 से 12 वर्ष की आयु में, लेकिन उसका चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है, यानी जो चीज उसके सामने है, जैसे ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो ये केवल इसके बारे में देखकर बच्चा बता पाएगा। ठीक है, जो चीज उसके सामने मौजूद नहीं है उसके बारे में नहीं बता सकता, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का गुण बच्चे में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो लिख देते तीसरी अवस्था, नाम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एज ग्रुप क्या है? 7 से 12 वर्ष। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा स्टूडेंट्स? मूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। बच्चा मूर्त वस्तुओं के बारे में, मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है, मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, इसके अलावा देखो बच्चे की उम्र है 7 से 12 वर्ष, यानी बच्चा बाल्यावस्था का बच्चा है। 12 वर्ष का मतलब क्या? बच्चा लगभग 7th या 8th क्लास में यहाँ पर बच्चा होता है। तो बच्चा चीजों में तुलना करना, अंतर करना, उनको वर्गीकृत करना, ये गुण बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं, यानी टू डिफरेंशिएट द थिंग्स एंड टू क्लासीफाई द थिंग्स, ये सारी चीजें जो दोनों ही गुण हैं इस अवस्था में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, लिख देता हूं, बच्चा वस्तुओं में तुलना करना, बच्चा वस्तुओं में तुलना करना, बच्चा वस्तुओं में तुलना करना, अंतर करना, कंपैरिजन करना, डिफरेंशिएट करना तथा वर्गीकृत करने का गुण पाया जाता है, वर्गीकृत करने का गुण पाया जाता है। और फिर बात आती है स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बताया था अभी, जो दूसरी अवस्था में जो गुण नहीं पाया जाता था, उत्क्रमणशीलता का गुण दूसरी अवस्था में नहीं पाया जाता है ना, उल्टा कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होता। अब यहां पर बच्चे में क्या हो जाएगा? उत्क्रमणशीलता का गुण पाया जाएगा। वो 2 + 2 4 बता देगा, और 4 को 2 से डिवाइड करना, 2 को 2 से डिवाइड करना, उसे मल्टीप्लाई करना, सब बता देगा। एक बच्चे से पूछा कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो वो बता देगा। वापिस इंच को फीट में कन्वर्ट करने का पूछोगे तब भी बच्चा आपको बता देगा। यानी वो विपरीत जो कॉन्सेप्ट है, जो रिवर्स कॉन्सेप्ट है, उत्क्रमणशीलता का गुण यहां पर बच्चे में पाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इंपॉर्टेंट करके ही इसे लिख देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उत्क्रमणशीलता का गुण पाया जाता है, उत्क्रमणशीलता का गुण पाया जाता है। इसे व्युत्क्रमानुपातिता भी कहते हैं। तो बेटर है इंग्लिश टर्म याद करो, ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उत्क्रमणशीलता का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश में अपन इसे क्या बोलेंगे? ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण पाया जाता है जिसे मैं वेरी इंपॉर्टेंट करता हूं। इस अवस्था में संरक्षण का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? संरक्षण का। कि कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है। उन भौतिक वस्तुओं की मात्रा कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती, भले ही उस बर्तन के साइज या शेप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे 1 लीटर दूध है, यदि आपने उसे लंबे ग्लास में लिया है तो उसकी सरफेस बड़ी हुई दिखाई देगी। यदि आपने चौड़े पात्र में उसको लिया है तो उसकी जो मात्रा है, उसका सरफेस, उसका पेंदा कम दिखाई देगा। अब दोनों के अंदर ही जो है दूध की मात्रा कितनी है? 1 लीटर है। बस फर्क किसका? बर्तन के साइज शेप का फर्क क्यों ना हो जाओ, उसकी मात्रा में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन, संरक्षण। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि एक बच्चा जो है एक बड़ी ग्लास में जो दूध भरा हुआ है और एक छोटी ग्लास में जो दूध भरा हुआ है, तो वहां पर जो है बच्चा इस अंतर को समझने लग जाता है। उसमें यानी कौन सा गुण डेवलप हो गया? कंजर्वेशन का गुण, संरक्षण का गुण डेवलप हो गया है। यानी कौन सी अवस्था है? 7 से 12 वर्ष, अर्थात तीसरी अवस्था। लिख देता हूं स्टूडेंट्स, नोट डाल के लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में संरक्षण का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? संरक्षण का गुण पाया जाता है। संरक्षण को अपन क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन बोलते हैं। कंजर्वेशन का गुण पाया जाता है। कंजर्वेशन यानी संरक्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर बच्चे में किसका गुण डेवलप हो गया? यहां पर कंजर्वेशन का, संरक्षण का गुण यहां पर डेवलप हो चुका है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा संरक्षण का गुण है क्या, इसका मतलब क्या हुआ? कुल द्रव्यमान या मात्रा निश्चित रहती है वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है। वस्तु के आकार में परिवर्तन हो सकता है, यानी उसकी जो द्रव्यमान की जो मात्रा है वो रिमेनिंग सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। यहां पर देखो, ये है एक ग्लास भरा हुआ है, इसकी सतह ज्यादा दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम है। ठीक है, और एक यही है, ये पात्र है जिसकी चौड़ाई ज्यादा है और इसमें क्या भरा हुआ है? दूध भरा हुआ। इसमें इसकी सतह आपको ये कम दिखाई देगी। तो यहां पर इसमें जो मात्रा है, दोनों में मात्रा जो है वो कैसी है? इन दोनों में ही मात्रा यानी क्वांटिटी जो है वो कैसी है? इक्वल है, समान है। लेकिन आकार में क्या है? अंतर है। आकार में क्या है? यहां पर अंतर है। यानी इसमें भी उतनी ही मात्रा में कोई पदार्थ भरा हुआ है जितना इस चौड़े वाले बर्तन में है। यानी मात्रा दोनों में कैसी है? क्वांटिटी जो है वो कैसी है? इक्वल है, सेम है। लेकिन बर्तन के जो आकार में है, साइज शेप में, यहां पर क्या है? परिवर्तन है। तो यहां पर ये गुण बच्चे में डेवलप हो जाता है कि उसे बड़ा वाला ग्लास, इससे छोटी वाली जो 2 से 7 वर्ष की उम्र वाले बच्चे होते हैं वो कहते हैं अरे यार ये बड़ा ग्लास है भरा हुआ, मैं तो ये लूंगा। लेकिन जब 7 से 12 वर्ष की उम्र में वो आ जाता है तो बर्तन की चौड़ाई और लंबाई के कारण जो है वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि साइज और शेप से कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी दोनों के अंदर कैसी है? सेम है। दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन, संरक्षण। तीसरी अवस्था में ये गुण डेवलप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने इसे एक एक चीज लिखी है, विद आपको एग्जाम्पल यहां पर समझाया है। आई होप अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आते हैं अपन चौथी अवस्था में, जिसे बोलते हैं औपचारिक चिंतन की अवस्था। लिखते हैं स्टूडेंट्स, चौथी अवस्था का नाम क्या है? औपचारिक चिंतन की अवस्था। औपचारिक चिंतन की अवस्था। औपचारिक चिंतन की अवस्था देखिएगा स्टूडेंट्स, औपचारिक चिंतन की अवस्था आयु वर्ग क्या है? 12 वर्ष के पश्चात। इस अवस्था में क्या होता है? बच्चे में हाइपोथेटिकल थिंकिंग पाई जाती है।
परिकल्पनात्मक चिंतन का गुण पाया जाता है, यानी किसी वस्तु के बारे में जो कि उसके सामने मौजूद नहीं है फिर भी वो उसके बारे में सोच विचार कर जो है उसके बारे में अपना आंसर देता है, ठीक है, यानी उसमें अमूर्त चिंतन का गुण पाया जाता है। तो जब मूर्त और अमूर्त चिंतन दोनों बच्चे में पाए जाते हैं तो बच्चे के चिंतन में क्या आ जाती है, औपचारिकता आ जाती है, जिसे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, देखिएगा, इस अवस्था में मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार के चिंतन पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के चिंतन पाए जाते हैं, अर्थात दोनों प्रकार के चिंतन पाए जाते हैं, अर्थात चिंतन में औपचारिकता आ जाती है, अर्थात चिंतन में क्या आ जाती है, औपचारिकता आ जाती है, इसलिए इस अवस्था को औपचारिक चिंतन की अवस्था कहते हैं। चिंतन में क्या आ गई, औपचारिकता आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। चिंतन में यहां पर क्या आ चुकी है, औपचारिकता आ चुकी है, ओके। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन का गुण यहां पर बच्चे के अंदर डेवलप हो गया है, और जब मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन आएगी दैट मीन्स इसमें चिंतन में क्या आ गई है, औपचारिकता आ गई है। इसी कारण इस अवस्था को क्या बोलते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि हर वस्तु के बारे में बच्चा तर्क वितर्क के साथ बातचीत करना जो है प्रारंभ कर देता है। तीसरी अवस्था को अपन तार्किक चिंतन की अवस्था नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि उसमें तर्क तो होता है लेकिन केवल मूर्त वस्तुओं तक होता है, लेकिन यहां पर तो मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन के गुण हैं, तो बच्चे हर चीज में, हर कैटेगरी में, हर श्रेणी में जो है वो तर्क वितर्क करेगा, इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, इस अवस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, ओके। अब इसके बाद में देखो बच्चे में कौन सी थिंकिंग पाई जाती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग पाई जाती है, परिकल्पनात्मक चिंतन करता है, बच्चा समस्या समाधान करने लग जाता है, यानी समस्या समाधान करने के गुण का यहां पर विकास हो जाता है। तो ये दो विशेषताएं अपन और लिख देते हैं, देखिएगा, बच्चे में परिकल्पनात्मक चिंतन पाया जाता है, परिकल्पनात्मक चिंतन यानी किसी वस्तु के बारे में सोच विचार करके किसी नतीजे पर पहुंचना, यानी अपनी अमूर्त चिंतन, अपनी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज करना, हाइपोथेटिकल थिंकिंग का यूज करना। आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आपने अपना कंसेप्ट, अपने तर्क वितर्क का यूज किया और उसकी सहायता से आपने क्या किया, उसके सॉल्यूशन को आपने फाइंड आउट किया, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, परिकल्पनात्मक चिंतन। तो बच्चे में परिकल्पनात्मक चिंतन का गुण पाया जाता है, कौन सी अवस्था में, चौथी अवस्था में, ओके। फिर बच्चे में समस्या समाधान का गुण विकसित हो जाता है, 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 ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी जीन पियाजे के विकास की चारों अवस्थाएं। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ टर्म्स यूज किए, कुछ शब्दावली का उपयोग इन्होंने किया है, तो वो शब्दावली अपन यहां पर डिस्कस करते हैं। तो मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, जीन पियाजे द्वारा प्रयुक्त शब्दावली, जीन पियाजे द्वारा प्रयुक्त शब्दावली। तो देखो स्टूडेंट्स, इन्होंने कौन कौन सी टर्म्स यहां पर यूज की है, अपन यहां पर एक एक की बात करते हैं। देखो इन्होंने जो टर्म्स यूज करी है मैं आपको बता देता हूं। एक तो स्कीमा है ना, स्कीमा होता है ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आपके व्यवहार करने का एक संगठित तरीका, सूचनाओं को इकट्ठा करने का एक संगठित तरीका, ठीक है। तो ये हो गया स्कीमा। एक इन्होंने वर्ड यहां पर यूज किया है ईगोसेंट्रिज्म। कौन सा वर्ड यूज किया है, ईगोसेंट्रिज्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अहम केंद्रिता बोलते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, अहम केंद्रिता कहते हैं।
बताया था मैंने। ये गुण कौन सी अवस्था में पाया जाता है? दूसरी अवस्था में पाया जाता है। एक इन्होंने टर्म यूज की है एनिमिज्म, जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना, एनिमिज्म, एनिमिज्म, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं? जीववाद। इसके अलावा मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था संरक्षण। इसके अलावा इन्होंने वर्ड यूज किया है अनुकूलन। अनुकूलन होता है वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रक्रिया, कि हाउ टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, है ना, क्योंकि आपके अंदर समायोजन का गुण पाया जाना चाहिए, है ना। तो अडेप्टेशन क्या होता है? वातावरण के साथ समायोजन करने का जो गुण पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? अनुकूलन। आपने पढ़ा होगा 5th क्लासेज में कि रेगिस्तान के जीवों में ये अनुकूलन पाए जाते हैं, जलीय जीवों में ये पाए जाते हैं, और जो है वायवीय जीवों में ये अनुकूलन पाए जाते हैं। तो वातावरण के साथ समायोजन करने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? आपके अनुकूलन। आप जानते हो अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक वर्ड और दिया है, वो है आपके देखो आत्मसातीकरण। क्या नाम है? आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। अनुकूलन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं अडेप्टेशन। क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। अब देखो एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण क्या होता है? मान लो आपने कोई चीज सीखी, वो आपके माइंड में स्थायी हुई, एक स्कीमा आपके माइंड में सेट हो गया, एक फिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक स्कीमा आपके माइंड में सेट हो गया, ठीक है। फिर आपने उसके रिगार्डिंग कोई एक नई चीज की जानकारी आपको प्राप्त हुई, तो नवीन सूचनाओं को जो है पुराने स्कीमा में जोड़ देना, नवीन सूचनाओं को पुराने स्कीमा में जोड़ देना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहलाता है, ठीक है। एक और इन्होंने वर्ड यूज किया है समायोजन। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? समायोजन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो अकोमोडेशन क्या होता है? आपने कोई एक चीज सीखी, आपके पुराने स्कीमा आपने सीखा, फिर आपने कोई नई चीज देखी, उस नई चीज को देखने के बाद में आपने पुरानी स्कीमा को पूरी तरह से क्या कर दिया? बदल दिया। तो पुरानी इसकी नई चीज को जोड़कर पुरानी स्कीमा में पूर्णतः बदलाव कर देना जो है वो क्या कहलाता है? अकोमोडेशन, समायोजन या समंजन कहलाता है। ये सारी चीज आपके लिखी हुई है, मैं बता देता हूं, वापस रिपीट कर रहा हूं। अनुकूलन वातावरण के साथ क्या करना? समायोजन करना। आत्मसातीकरण पुराने स्कीमा में कोई नवीन सूचना को जोड़ देना। समायोजन अकोमोडेशन में क्या होता? पुराने जो पुराना स्कीमा है उसमें कुछ नया जोड़ के पुराना स्कीमा में पूर्णतया बदलाव कर देना और एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेना जो है वो आपके क्या कहलाता है? अकोमोडेशन कहलाता। और एक इन्होंने वर्ड यूज किया है इक्विलिब्रियम, साम्य धारण। इक्विलिब्रियम, साम्य धारण। ये जो साम्य धारण जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। ये कैसी अवस्था होती है? ये संतुलन की अवस्था होती है। ये कैसी अवस्था होती है? संतुलन की अवस्था होती है। संतुलन की अवस्था, है ना। तो ये स्कीमा क्या होते हैं? सूचना के बंडल होते हैं, पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। क्या होते हैं ये? पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। पैकेट्स या इसी को क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन। बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं के पैकेट, सूचनाओं के बंडल, सूचनाओं का संगठित रूप क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। तो ये देखो, ये पूरे बोर्ड पे जो नाम लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। यहां से आपके एग्जाम में डेफिनेटली कितना क्वेश्चन आएगा? एक क्वेश्चन। जीन पियाजे वो नाम है जिसकी शब्दावली से एक क्वेश्चन 101% आना ही आना है। एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताई है, आपका क्वेश्चन यहां पर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइएगा इसे एक स्लाइड के माध्यम से अपन यहां पर देख लेते हैं। देखिएगा, ये देखो, ये एक वर्ड आ रहा है यहां पर स्कीमा। क्या वर्ड आ रहा है? स्कीमा। ठीक है, स्कीमा को मैंने आपको क्या बताया था? ज्ञान का संगठन बताया था ना। स्कीमा क्या होता है? ज्ञान का संगठन। यानी
पैकेट्स और बंडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड स्कीमा। एक व्यक्ति के व्यवहार करने का निश्चित तरीका, उसके व्यवहार करने का एक संगठित तरीका, यानी स्कीमा क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर यानी व्यक्ति के व्यवहार करने का संगठित रूप। ठीक है, ओके। ये देखो, यानी अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करना। देखो, मैं आपको हिंदी भी बता रहा हूं, इंग्लिश भी बता रहा हूं, लेकिन इंग्लिश में एक सेंटेंस से, एक वर्ड से जो है आपका काम हो जाएगा। ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड स्कीमा। या फिर हिंदी में याद कर लो, अलग अलग कार्य न करके एक साथ संगठित होकर कार्य करना। एक क्या है? आपके ज्ञान का संगठन, यानी यहां पर रिपीट होने वाली चीज क्या है? संगठित। पैकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संगठन, व्यवहार करने का संगठित तरीका क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, अनुकूलन। अनुकूलन को इन्होंने क्या कहा है? वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति जो होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। तो यदि आपने अपने आप को वातावरण के साथ ढालना सीख लिया, समायोजित होना सीख लिया है, दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशन। उसे अपन क्या बोलेंगे? अनुकरण बोलेंगे। देखो, पियाजे के अनुसार बालक अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनुकूलन करने लगता है। जब कोई बच्चा वातावरण में किसी उद्दीपक परिस्थितियों के सामने होता है, उस समय उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं अलग अलग कार्य नहीं करके एक साथ संगठित होकर कार्य करती है और क्या करती है? ज्ञान अर्जित करती है। यही क्रिया हमेशा मानसिक स्तर पर चलती रहती है। तो बच्चे में प्रारंभिक जीवन से ही क्या होता है? अनुकूलन करने का गुण पाया जाता है। उसमें वातावरण के साथ समायोजन करने का गुण जो है वो पाया जाता है। आगे बढ़ते देखो, ओके। आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, एक आपके वर्ड क्या आ रहा है? अकोमोडेशन आ रहा है। दोनों मैंने आपको बताया, देख लेते। देखो, आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या है? पुराने स्कीमा में नवीन सूचना को जोड़ना। क्या करना? नवीन सूचना को जोड़ना, यानी टू ऐड समथिंग इन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड एसिमिलेशन। पुराने स्कीमा में नवीन सूचना को जोड़ना जो है वो क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। देखो, ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजनाओं या मानसिक क्रियाओं का सहारा लेता है। और ये कैसी क्रिया है? एक बायोलॉजिकल, जैव वैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो आपने जो चीज पहले से ही सीखी हुई थी, फिर आपने कोई नई चीज है उसको उसके अंदर ऐड कर लिया, इसे अपन क्या बोलेंगे? आत्मसातीकरण। एक होता है आपके समंजन, अकोमोडेशन। अब इसमें क्या है ना, आपने पहले कुछ सीखा हुआ था, फिर आपके सामने नवीन परिस्थितियां आई, तो इस दौरान आपने क्या किया? उस नवीन चीज को देखकर आपने कुछ सीखा और आपका जो पुराना स्कीमा था, जो आपने पहले सीख रखा था, उस पुराने स्कीमा को आपने पूर्णतया क्या कर दिया? उसमें बदलाव ला दिया। तो टू चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड अकोमोडेशन। तो पुराने स्कीमा में नई चीज को देखकर पूर्णतया पुरानी स्कीमा को बदल देना क्या कहलाता है? समंजन, समायोजन या अकोमोडेशन कहलाता है। देखो, ये एक ऐसी प्रक्रिया जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक क्रिया से काम न चलने पर समंजन के लिए किया जाता है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातीकरण और सामंजस्य की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना? यहां पर बच्चा क्या करेगा समंजन में? मैं लिख देता हूं, साइड में अलग से लिख देता हूं। देखो, समंजन, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, पूर्व में निर्मित स्कीमा, पूर्व में निर्मित स्कीमा के साथ कोई नवीन जानकारी जोड़ने पर पुराने स्कीमा में बदलाव को, उसमें बिल्कुल वो क्या हो गया?
प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा जो है वो टोटली चेंज हो गया है और एक न्यू स्कीमा आपका वहां पर डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। स्कीमा में बदलाव को जो है समंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन कहते हैं। ठीक है, तो समंजन में क्या होगा? टू चेंज इन प्री एग्जिस्टिंग schema, to change in pre-existing schema is called accommodation, is called accommodation. Okay guys, तो पुरानी स्कीमा को आपने पूरी तरह से बदल दिया है, जिसे अपन क्या बोलेंगे? अकोमोडेशन या समंजन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंतर्गत हमने जीन पियाजे के द्वारा बताई गई चारों अवस्थाओं को डिटेल में पढ़ा, किस अवस्था की क्या क्या विशेषताएं थी, संज्ञानात्मक विकास के बारे में इनकी क्या धारणा है उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा, और साथ ही साथ हमने जीन पियाजे के द्वारा दी गई शब्दावली के एक एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आई होप अब आपका क्वेश्चन यहां से गलत नहीं होगा। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप जो है अच्छे से अपना कंसेप्ट डेवलप करेंगे और ये क्वेश्चन राइट करके आएंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। ओके स्टूडेंट्स।